देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर निर्माण विशेषताओं के अनुसार सब स्टेशनों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि जो हम सब स्टेशन का निर्माण करते हैं तो उसके हिसाब से हम किस प्रकार से इसको वर्गीकृत करेंगे। यानी कि तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है इंडोर सब स्टेशन, तो हमारे इंडोर सब स्टेशन भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आउटडोर सब स्टेशन। देखो वोल्टेज हाई होती तो हम क्या करते हैं, आउटडोर करते हैं सब स्टेशन का प्रयोग। अगर कम वोल्टेज होगी तो क्या करेंगे, हम इंडोर सब स्टेशन बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर सी भूमिगत सब स्टेशन। तो भूमिगत सब स्टेशन का भी हम निर्माण करते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट देखो खंबा आरोपित, यानी कि हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन व उपरोक्त ए बी सी, तो ए बी सी तीनों ये हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है उसने, खंबा आरोपित यानी कि पोल माउंटेड, जो हमारे खेतों या रोड के किनारे लगे रहते हैं, एस टाइप के जो पोल होते हैं और जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि तीनों भी हमारे किसके हैं, सब स्टेशन के प्रकार हैं। और ये पोल माउंटेड भी क्या होता है, हमारा सब स्टेशन का प्रकार होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के उपयोग के आधार पर सब स्टेशन का वर्गीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपको क्लासिफिकेशन करना है वो करना है ट्रांसफार्मर के यूज के आधार पर। देखो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जिससे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और उससे क्या करते हैं, हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों में यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन, तो प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन में हमारा होता है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेकेंडरी सब स्टेशन। तो जो सेकेंडरी सब स्टेशन होता है इसका भी हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा वितरण एवं सब स्टेशन व ए बी सी तीनों, यानी कि ए बी सी तीनों रहेंगे। और इसमें कौन सा रहेगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी होता है। तो ये सब हम सब में क्या यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः वितरण सब स्टेशन होते हैं, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं वो कौन सा होता है। तो देखो पहला कहता है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन। अब जो वितरण के लिए हम यूज करते हैं अधिकतर पोल माउंटेड करते हैं, क्योंकि खेतों में जो हम इस प्रकार के एच टाइप का पोल लेते हैं और उसके बीच में क्या रखते हैं, हम ट्रांसफार्मर को रखते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सप्लाई का 11 kVA को 440 वोल्ट में बदल कर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पोल माउंटेड सब स्टेशन का कहाँ प्रयोग करते हैं हम, देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, बांटने के लिए किसका कर रहे हैं हम, पोल माउंटेड सब स्टेशन का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि खंबा आरुद उपकेंद्रों की प्राथमिक से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं, कौन सा, पोल माउंटेड। पोल माउंटेड की जो प्राइमरी सप्लाई होती है वो किससे जुड़ी रहती है। देखो जो पोल माउंटेड हमारे खेतों में लगे रहते हैं, रोड के किनारे होते हैं या कंपनी के अंदर होते हैं, इनमें जो इनपुट आती है वो 11 kVA आती है, जिसको हम क्या करते हैं, आउटपुट में कम करके 440 वोल्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखिए अब हम क्या यूज करते हैं, जो प्राइमरी में हमारी सप्लाई आती है वो आती है 11 kVA। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर खंबा आरूढ़ उपकेंद्रों में पोल माउंटेड सब स्टेशन की बात हो रही है, किसकी, पोल माउंटेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंबा, पोल को बोलेंगे, और यहाँ पर जो आरूढ़ लिखा है उसको बोलता है माउंटेड, ठीक है। तो कह रहा है कि तड़ित से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। अब तड़ित मतलब क्या होता है, जो आकाशीय बिजली गिरती है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए तड़ित से बचने के लिए हम एसटी की तरफ गैंग ऑपरेटिंग स्विच व हॉर्न तड़ित निरोधक लगे होते हैं, जिनसे हम किससे बच सकते हैं, यहाँ पर ये तड़ित यानी कि लाइटिंग से बच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एसटी की तरफ गैंग ऑपरेटिंग स्विच व हॉर्न क्या लगे रहते हैं, लाइटिंग अरेस्टर लगे रहते हैं। किस साइड लगे रहते हैं, जिस साइड हमारी सप्लाई कौन सी रहेगी, एसटी यानी कि हाई टेंशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि खंबा आरूढ़ सब स्टेशनों की क्षमता केवीए तक होती है, यानी कि जो हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं इनकी जो केवीए में क्षमता होती है, क्षमता की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो इनकी केवीए में क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो कितनी होती है, वो 200 केवीए तक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 200 केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री का विद्युत भार 150 किलो वोल्ट एम्पियर है, ठीक है। अब कंपनी हमारी कौन सी है, स्मॉल है यानी कि छोटी है, और यहाँ पर जो भार यूज है वो कितना हो रहा है अभी 150 किलो वोल्ट एम्पियर।
फिर कहता है कि उसके विद्युत प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रदाता कंपनी ने ट्रांसफार्मर सहित पोल माउंटेड सब स्टेशन लगाया है। ठीक है, अब जो सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पोल माउंटेड सब स्टेशन को उन्होंने प्रयोग किया है। इंडस्ट्री का विद्युत ऊर्जा उपयोग के लिए लगने वाले उपकरण कौन से होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, जहां पर उसका लोड कितना है, बाहर इलेक्ट्रिक लोड 150 kVA है, और वहां पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, पोल माउंटेड सब स्टेशन लगा रखा है। अब पूछता है कि उस कंपनी में उपयोग होने वाले क्या उपकरण कौन कौन से होंगे। तो देखो क्या क्या लगता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो करंट ट्रांसफार्मर को हम करंट मेजर करने के लिए लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है देखो ऊर्जा मापी यानी कि एनर्जी मीटर, तो एनर्जी कंजप्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी मीटर भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि शक्ति गुणांक मीटर यानी कि पावर फैक्टर मीटर, जिससे हम पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि रक्षी रिले यानी कि पोटेंशियल रिले व ABC तीनों, यानी कि ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये भी तीनों रहेंगे। और एक क्या लगा होता है इसमें, प्रोटेक्शन रिले लगा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये तीनों भी इसका आंसर सही है, और एक प्रोटेक्शन रिले का भी हम प्रयोग करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक पोल माउंटेड सब स्टेशन के पास भूमि की मिट्टी की प्रतिरोधक पाई गई है, उच्च दौर धारा से बचाव के लिए सब स्टेशन के पास। देखो हमें जो है हाई करंट से बचने के लिए, उच्च धारा मतलब हाई करंट की बात कर रहा है यहाँ पर। अब सब स्टेशन कौन सा है, हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन है। तो यहाँ पर किससे बचने के लिए, उच्च करंट से बचने के लिए हम सब स्टेशन के पास क्या करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि एक अर्थी इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन कहता है कि दो अर्थी इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए। देखो हम घरों में क्या करते हैं, एक अर्थी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, और जहां पर हमारा ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं यानी कि जिनकी केवी क्षमता उच्च होती है, वहां पर हम दो अर्थी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। और देखो पोल माउंटेड सब स्टेशन जहां हम लगाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, तीन अर्थी इलेक्ट्रोडों को प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को समझना है, देखिए घरों में क्या करते हैं, हम एक अर्थी इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं अर्थिंग के लिए। जो हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता हाई केवीए की होती है वहां पर हम दो अर्थी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, और जहां पर देखो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है वहां पर हम तीन अर्थी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर किसी कंडीशन में हमारे दो अर्थी इलेक्ट्रोड में फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा तीसरा वर्क करेगा, तब तक हम क्या करेंगे, उन दोनों को रिपेयर कर लेंगे। उसी प्रकार हम ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, दो का यूज करते हैं, जिसका एक का फेलियर होने पर क्या कर सकते हैं, हम दूसरे का यूज कर सकते हैं, जो सेफ्टी यहां पर करेगा। तो जहां पर पोल माउंटेड सब स्टेशन की बात होती है तो वहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तीन अर्थी इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन जो कि एच टाइप संरचना का है। आपने देखा होगा जो हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं जो खेत में लगे रहते हैं, रोडों के किनारे लगे रहते हैं, तो वहां पर हम इंडस्ट्री के बाहर लगे रहते हैं, तो वहां पर हम एच टाइप खंबे का यूज करते हैं। इस एच के जो बीच वाले पोर्शन है यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। फिर कहता है कि मैं विद्युत चालक यानी कि विद्युतमय चालक यानी कि लाइव कंडक्टर और अर्थ चालक के बीच का न्यूनतम गैप कितना होना चाहिए। इस कंडीशन में देखो जो हमारा फेज वायर होता है और अर्थ चालक होता है यानी कि अर्थ वायर होता है, इन दोनों के बीच में हमारा जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। देखो ये जो गैप होता है ये हमारा लगभग मिनिमम 1 फीट होना चाहिए। तो 1 फीट यहाँ पर आंसर नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 305 मिलीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की ये बात कर रहा है, तो उसमें कितने फीट होते हैं, 1 फीट ही होता है। तो फीट में यहाँ पर आंसर नहीं है, यहाँ mm में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक लाइव कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो गैप रहेगा हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन में कितना रहेगा, 1 फीट यानी कि 305 mm। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन के अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होनी चाहिए। अब मेरे पे पोल माउंटेड सब स्टेशन है और इससे जो अर्थ इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, ठीक है। अब अर्थ वायर की बात नहीं हो रही है, अर्थ इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड को कहाँ लगाते हैं, हम जमीन के अंदर डालते हैं। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो घरों में जो होती है हमारी अर्थ इलेक्ट्रोड से भवन की जो दूरी होती है वो होती है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर पोल माउंटेड सब
स्टेशन की बात कर रहा है और यहाँ पर ये होती है देखो 6.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। यानी कि 6.5 मीटर की हमारी डिस्टेंस होती है एक पोल माउंटेड सब स्टेशन और एक अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन के पास एचवी यानी कि हाई वोल्टेज जंपर का साइज होना चाहिए। देखो जो हमारे इस प्रकार के हाई वोल्टेज में हम खंबे यूज करते हैं, यहाँ पर से इस प्रकार से एक वायर को इस साइड से कनेक्ट करते हैं, दूसरे को इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बीच में दोनों साइड के लगे रहते हैं इंसुलेटर लगे रहते हैं, जिससे सप्लाई हमारी क्या होती है, पार नहीं जा पाती है। इस सप्लाई को पार करने के लिए हमने यहाँ पर जंपर का यूज करते हैं। तो जंपर को यूज करने का फायदा यहाँ पर यह होता है, देखिए कि हम क्या कर सके, अपनी सप्लाई को पार कर सके। तो वहां पर हम देखो कितने SWG साइज का यूज करेंगे, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। तो यहाँ पर देखो हम 0 SWG यानी कि 0 स्टैंडर्ड वायर गेज का एक कॉपर के वायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब देखो जो हमारा SWG होता है 0 से लेकर 36 गेज तक का होता है, उसमें क्या होगा, जो 36 गेज का वायर होगा वो पतला होगा और जो 0 गेज का होगा वो क्या रहेगा, उसका डायमीटर ज्यादा रहेगा यानी कि वो मोटा रहेगा। जिस प्रकार हम गेज को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का साइज क्या होता है, वहां पर कम यानी कि रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमको मोटे वायर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0 SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, और ये वायर होता है हमारा कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखो प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम होता है, प्रतिष्ठंभ को बोलते हैं रिलैक्टेंस। तो रिलैक्टेंस का पूछता है कि उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका देखो यहाँ पर होगा बी, प्रवेश्यता क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, क्योंकि रिलैक्टेंस का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं ससेप्टेंस, और ससेप्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रवेश्यता बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो इसने पूछा था रिलैक्टेंस का अपोजिट क्या होता है, तो रिलैक्टेंस का अपोजिट क्या होता है, हमारा ससेप्टेंस होता है। जिस प्रकार हमारा रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, और कंडक्टेंस हमारा क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है यानी कि उसको जाने में सहायता करता है। उसी प्रकार हमारा जो पूछा था रिएक्टेंस यानी कि प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम यहाँ पर क्या होगा, ससेप्टेंस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रवेश्यता बोलते हैं। इसकी इंग्लिश भी आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट आता है उसके बाद देखो इंपीडेंस का अपोजिट क्या होता है, इंपीडेंस का क्या होता है, एडमिटेंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश्यता, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ससेप्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक क्षण चुंबक को एल की शक्ल में मोड़ा गया है, मुड़े हुए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक बार है, अगर हम मैग्नेटिक बार को एल शेप दे दें, ठीक है, तो बार हमारा कैसा है, अभी सीधा है। अब उसे हमने क्या करा है, एल शेप में इस प्रकार से मोड़ लिया है। तो मोड़ने पर देखो क्या होता है, जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो उसका स्टार्टिंग वैल्यू का क्या हो जाता है, 1/√3 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, प्रारंभिक मान का 1/√2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रूल लगा भी वो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहेगा। अगर हम किसी क्षण चुंबक को क्या करते हैं, एल की शेप में मोड़ देंगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 1/√2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा सदैव प्रदर्शित करता है। अब जब बाएं हाथ के नियम की बात हो रही है तो फ्लेमिंग के रूल्स की बात हो रही है। अब फ्लेमिंग के कितने रूल होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है राइट हैंड लॉ, एक होता है लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड की ये बात कर रहा है। तो देखो उसमें पूछता है कि अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, तो इस प्रकार अपने लेफ्ट हैंड को खोला जाता है। तो इसे याद करने के लिए हमने यूज किया था मदर, फादर और चिल्ड्रन। यहाँ पर उसका मोशन यानी कि बल की बात करते हैं, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसका एक करंट होता है। तो यहाँ पर हमसे आंसर पूछता है कि अंगूठा, तो अंगूठा हमको यानी कि फोर्स दिखाता है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि बल की बात यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चालक पर लगने वाला बल को कौन दिखाएगा, हमारा अंगूठा उससे प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नुकीले व रफ सतह वाली वस्तुओं को उठाने व रखने के लिए यह सावधानी रखनी चाहिए कि बड़े व भारी भार के साथ शरीर का संपर्क न हो। और दूसरी सावधानी क्या होनी चाहिए? अब देखो क्वेश्चन कहता है कि हमें कोई नुकीली सतह वाली चीज उठानी है, ठीक है। तो पहली सावधानी हम क्या रखते हैं, जो बड़े भार होता है उसको हम स्पर्श ना करें, ठीक है। लोड क्या है, हैवी है, उसको हमने स्पर्श नहीं करना है कि उससे क्या होगा, हम दबने से हम बच जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि दूसरी सेफ्टी हम क्या रखेंगे, ठीक है। कोई भी नुकीली चीज को हम उठाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, चमड़े के ग्लव्सों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चमड़े के ग्लव्स पहनने से क्या होगा, हमारे हाथों में कोई चीज चुभेगी नहीं। अगर हम वेटेड चीज उठा रहे हैं तो वहां पर भी हमारे उंगली के दबने के चांसेस क्या होते हैं, ग्लव्स पहनने से वो कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार और रंगों के बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? अब सेफ्टी साइन जो हम यूज करते हैं विशेष आकार और रंगों में इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको आसानी से हम क्या कर सके, पहचान सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से पहचानने के लिए हम इसको आकार और रंगों के रूप में इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कहता है कि खड़े खड़े या झुककर भार उठाने से शरीर का कौन सा भाग में चोट पहुंचती है? अगर मैं किसी वेट को खड़े खड़े उठा देता हूं तो मेरे शरीर के किस पार्ट में चोट पहुंचने के चांसेस ज्यादा बनते हैं? तो होता क्या है, वेट उठाने पर इस प्रकार से अगर हम खड़े खड़े वेट उठाए तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारी रीढ़ की हड्डी के में चोट पहुंचने के चांसेस रहते हैं, जहां पर क्या होता है, हमारे इसमें इंजरी आती है जिससे क्या होती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर असंगत है? ठीक है, एक देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दूसरा हमारा कौन सा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इन दो फील्डों में क्या कह रहा है, सब परस्पर समान है, परंतु कहता है कि इसमें एक असंगत है, उसे हमें पहचानना है, यानी कि असमान है। देखो चुंबकीय परिपथ में चुंबकशीलता होती है जो क्या करती है, फ्लक्स की सहायता करती है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो चालकता होती है, वो क्या करता है, करंट की सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सही रहेगा। और हमें इसमें असंगत ढूंढना है। देखो तो दूसरा कहता है कि फ्लक्स व धारा प्रवाह, ठीक है। तो जो फ्लक्स जो समान होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो समान होता है विद्युत में, वो धारा के समान होता है। अब यहाँ पर कहता है कि धारा प्रवाह, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसने पूछा है असंगत। तो असंगत की कंडीशन में हमारा वैसे रहेगा बी, क्योंकि ये हमारा वैसे गलत है, ठीक है। पहला वाला वैसे राइट है क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो असमान हो रहे हैं और हमसे पूछता है असमान यानी कि असंगत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो कह रहा है कि प्रतिष्ठंभ व प्रतिरोध, जिस प्रकार हमारा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया था यहाँ पर असमान। नेक्स्ट देखो एक ऑप्शन एक कह रहा है चुंबकीय वाहक बल तथा विद्युत वाहक बल। देखो ये ऑप्शन कहता है चुंबकीय वाहक बल तथा विद्युत वाहक बल। देखो जिस प्रकार हमारा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, MMF होता है चुंबकीय वाहक बल, उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, EMF यानी कि विद्युत वाहक बल होता है। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर असमान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में फ्लक्स निम्न में से किसके संगत होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में हम जो फ्लक्स होता है हमारा, वो करंट के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में हमारा फ्लक्स होता है, उसी प्रकार हमारा विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, करंट होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से लौ चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो लौ चुंबकीय पदार्थ हमारे तीन मेन होते हैं, लोहा होता है, निकिल और कोबाल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निकिल क्या है, हमारा लौ चुंबकीय पदार्थ है, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, एक से काफी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन चुंबकशीलता जिन मेटेरियल की क्या होती है, वैक्यूम से कम होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निर्वात से कम क्या होती है, इनकी चुंबकशीलता होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस मानक कोड का नाम वो बताइए जो अमेरिका द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, उस मानक कोड का नाम बताइए जो अमेरिका द्वारा निर्धारित किया गया है। तो अमेरिका ने कौन सा कर रखा है हमारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ASA। इसका पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर।